गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए आज आपको पाठ 3 पढ़ाया जाएगा। सब लोग अपना अपना किताब निकाल लीजिए। नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सब लोग किताब निकाल लिए? चलो अपने किताब में देखो, पाठ 3 लिखा है नदी घाटी की सभ्यता डैश बना करके हड़प्पा सभ्यता। अब जैसे आप लोग कुछ बताओ हमें, अभी मानव कहाँ रहता है? अभी वो 2 जगहों पर रहता है, जैसे गांव में और शहर में, नगर में। अभी इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे पाषाण काल, तो मानव और जानवर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार पर ही निर्भर था, कंदमूल फल खाता था और शिकार करता था और जानवरों का मांस खाता था। अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था। उसके जीवन में क्रांति आई जब पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में जब वो अनाज उत्पादन की प्रक्रिया जान गया, और नव पाषाण काल में जब वो अनाज उत्पादन के लिए ही नदी के किनारे एक साथ रहने लगा। ये सब चीज़ें हम पिछली पाठ में पढ़ चुके हैं। तो विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नव पाषाण काल के बाद जब मनुष्य आद्य ऐतिहासिक काल धातु काल में जब जा रहा है, तो सबसे पहले तांबा की खोज किया। उसके बाद टीन की खोज हुई। तांबा और टीन मिलाकर के कांसा बना था। और उसके बाद मनुष्य बहुत तेजी से उन्नति करने लगा। पूरा पाषाण काल का जो मानव, जंगली मानव था, वह धातु ताम्र पाषाण काल आते आते बहुत तेजी से उन्नति करने लगा। और जो नव पाषाण काल में नदियों के किनारे पर घर बना था, गांव बने थे, वो धीरे धीरे उसी गांव का विकास होते 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 वे शहर का रूप ले लिए। और उस जमाने में विश्व की प्राचीन जितनी भी नगर सभ्यताओं मिली हैं, आपकी किताब में समय रेखा लिखा गया है। हम इसके पहले आप लोग को पढ़ाए ही हैं कि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में नव पाषाण काल रहा है। और 2500 ईसा पूर्व के बाद मानव बहुत तेजी से विकास किया है। अभी आज उठा करके देख लिए, पिछले 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, 70-75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, तब से और आज कितना उन्नति हुआ है, ये आप अगर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बताएंगे। नदी के किनारे क्यों लोग बसे, पहली चीज़ तो ये समझो। तो नदी के किनारे पहले तो यातायात के लिए सड़कें नहीं न थीं, तो नदी का प्रयोग यातायात के लिए किया जाने लगा। नाव के सहारे एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और वही गांव उन्नति करके उसी में कोई कोई गांव शहर बन गया। नदी के किनारे होने के कारण
खेती के लिए पानी की उपलब्धता अधिक थी, इससे अधिक अन्न उत्पादन हुआ, और जब अधिक अन्न उत्पादन हुआ तो उसने व्यापार को बढ़ावा दिया, और इन्हीं कारणों से नदी के किनारे नगर का विकास हुआ। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ हो गया था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार आसान और सुरक्षित था। नगरीय जीवन में पहले गांव के जीवन में कृषि धंधों का महत्व था, लेकिन नगरीय जो जीवन था उसमें काम धंधों का महत्व हो गया। काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक और कच्चे माल गांव से नगर में लाए जाने लगे और नगरों में तरह तरह की चीज़ें बनाई जाने लगी। भारत में भी प्राचीन काल में एक नगर सभ्यता मिली है जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1520 ईसा पूर्व के मध्य बताया जा रहा है। सन 1921 में जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था तो उसी समय रेलवे लाइन बिछ रही थी। तो रेलवे लाइन जब बिछ रही थी तो उसी समय एक खुदाई हुआ। तो बाद में वहाँ पर पता चला कि ये तो इसके नीचे एक पूरा शहर ही दबा पड़ा है। तो 1921 में वहाँ पर खुदाई हुई और वहाँ पर एक बहुत बड़ा नगर मिला। सिंध प्रांत में एक गांव मिला जो आजकल पाकिस्तान में है। तो सिंध प्रांत में एक गांव मिला, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो वहाँ गांव के लोग मोहनजोदड़ो स्थान को मृतकों का टीला मानते थे। इससे स्पष्ट है कि उस जमाने में लोग ये जानते रहे होंगे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी आपदा आई है, पूरा नगर का नगर ही मर गया है, इसीलिए उसको मृतकों का टीला बोलते हैं। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, मोहनजोदड़ो के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है जो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा नामक स्थल की सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके बाद जो पुरातत्वविद थे इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की है, तो नीचे पूरा एक शहर आया। शहरों को देखा गया तो देखा गया कि एक ही शहर नहीं है, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं तो उनके किनारे भी अनेक नगर बसे हुए हैं। जैसे भारत में पंजाब में एक रोपड़ है, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में लोथल है और महाराष्ट्र में दायमाबाद है। और बाकी जो खुदाई हुई वो पाकिस्तान में है, लेकिन वर्तमान भारत में पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल और महाराष्ट्र में दायमाबाद है। तो ये चीज़ें हमको खुदाई के समय मिली। अब एक चीज़ और समझिए, मेरठ में हिंडन नदी एक है। हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर पर भी हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश के पास तक आ गई थी। तो ये तो हम लोगों का नदी घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी ये चित्र देखिए, जो सड़क और गलियां हैं
ये हड़प्पा का है, इसको आप लोग देखिए। नगरों की विशेषताएं कैसी थी? जैसे आज भी नगर बनते हैं तो हर नगर की एक अपनी अपनी विशेषता है। तो नगरों की विशेषताएं कैसी थी? अब हड़प्पा कालीन नगर की कैसी विशेषता थी तो इसके बारे में आप जान लीजिए। हड़प्पा कालीन नगर की विशेषता थी कि उसकी जो सड़कें थी वो चौड़ी थी। वे छोटी छोटी सड़कों और गलियों से जुड़ी थी। जैसे इस समय हम लोगों का हाईवे है, देखे हो ना हाईवे, तो हाईवे चौड़ा है और उससे अनेक छोटे छोटे रास्ते लिंक रोड मिलते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी रोडें चौड़ी होती थी और उनसे छोटी छोटी सड़कें आपस में मिलती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनती थीं। जो मिला है खुदाई में, सड़कों के किनारे पक्की नालियां मिली हैं और हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। जैसे आज के ज़माने में सड़क के किनारे बड़े बड़े नाले होते हैं और गांव से नालियां ला करके और बड़े नालों में मिलाया जाता है, तो ठीक इसी प्रकार की सभ्यता उस ज़माने में भी थी। सोचो, आज के 4000 साल पहले मनुष्य इतनी तरक्की कर चुका था। हर नाली में हल्का सा ढाल होता था कि पानी रुकता नहीं था, पानी आसानी से बह जाता था। तो इससे तो यह स्पष्ट होता है कि उस ज़माने के जो लोग थे वो स्वच्छता के प्रति भी बहुत ही उच्च कोटि का दृष्टिकोण रखते थे। स्वच्छता जैसे आज के ज़माने में है, भारत सरकार चला रही है हर प्रकार का कार्यक्रम, तो उस ज़माने में आज के 4000 साल पहले, 4500 साल पहले इतनी मानव सभ्यता उन्नति कर चुकी थी। ध्यान देना आप लोग, आगे और देखो। भवन निर्माण क्या था उनका? तो जब खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है, तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो रेक्टेंगल में हैं, आयताकार हैं। कई कई इमारतें तो बहुमंजिला मिली हैं, कई 2 मंजिला घर थे। आजकल तो बहुमंजिला मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर कई 2 मंजिला घर मिले, कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई है तो वहाँ एक पता चला है कि ये भवन एक निश्चित योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन है, प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन, आंगन के चारों ओर कमरा बना है, प्रत्येक घर में रसोई घर है, शौचालय है और स्नानागार है, बाथरूम है। 2 मंजिला मकान के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो इस चित्र में इस इमारत को, दीवार को देखो, कितनी ऊंची दीवार है। दीवार पक्की ईंटों की बनी हुई है। इससे यह पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां भी रही होंगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आसपास के गांवों से अनाज को इकट्ठा करके और नगर के गोदामों में भरा जाता रहा होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये उस ज़माने का कोई बहुत बड़ा तीर्थस्थल रहा होगा जहाँ पर लोग स्नान करने आते रहे होंगे। अब आप लोग सोचिए, जब इतनी बड़ी विकसित सभ्यता थी तो गोदाम क्यों बनाने पड़े होंगे? क्योंकि अनाज की प्रचुर मात्रा में पैदावार हुई होगी, अनाज की प्रचुर मात्रा में पैदावार हुई होगी और उसको रखने के लिए
इसको बनाया गया होगा। चलिए अब हम लोग उस जमाने के रहन सहन के बारे में पता करें। तो रहन सहन देखिए, चावल और गेहूं, जौ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। अर्थात चावल, गेहूं और जौ इसका बड़े पैमाने पर खेती होती थी। जो कपड़े उपड़े के अवशेष मिले हैं उससे स्पष्ट होता है कि ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अर्थात जो इस समय मानव सभ्यता सूती ऊनी तक पहुंची है, पॉलिस्टर तक पहुंची है, तो उस जमाने के भी मानव सूती और ऊनी तक पहुंच गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधे वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन और पाजे, पाजे माने पायल, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चहुंदोदड़ों से प्राप्त हुआ है। पूछा जाएगा कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो क्या बताओगे आप लोग? चहुंदोदड़ों से प्राप्त हुआ है। तो उस जमाने के लोग भी हार पहनते थे, कंगन पहनते थे, पाजेब पहनते थे, बाली पहनते थे, अंगूठी पहनते थे। तो इसका मतलब अभी जो हम लोगों की जो सभ्यता है वहीं तक पहुंची है। हालांकि उससे ज़्यादा सभ्यता में अब जैसे यूट्यूब का ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो उससे बहुत कुछ आगे भी हम लोग विकास किए हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये उस ज़माने में भी उपलब्ध थीं। मिट्टी के मनकों से आभूषण भी बनते थे। अब देवी देवता क्या हैं, देखिए इसमें गहने का चित्र है, देखिएगा। एक खुदाई में एक मिट्टी की मूर्ति मिली है, उसको हम मातृ देवी बोलते हैं। तो पत्थर के चौकोर पट्टे पर आकृति के सिर पर भैंसे का सिंह का चित्र है। यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हुए हैं। यह कोई देवता होंगे, संभवतः सिंधु निवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। नवपाषाण काल में हम बताए थे कि धर्म की उत्पत्ति हुई थी। जब मनुष्य मरता था तो उसके साथ दफन करने के साथ साथ उसके ज़रूरत की चीज़ें भी दफन होने लगी थी, और वहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म का मतलब विश्वास, और वहीं से भूत, भगवान और देवता की उत्पत्ति होती है। नवपाषाण काल के पहले ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि उस जमाने के मानव भूत, भगवान या किसी भी चीज़ में विश्वास रखते थे। लेकिन नवपाषाण काल के बाद का मानव इन चीज़ों में धीरे धीरे विश्वास करने लगा था। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां भी बनी हुई थी। उस ज़माने की जो खुदाई हुई हैं तो उसमें जो पीपल की जो खुदाई में चीज़ मिला है तो उसमें पीपल की पत्ती और सांप की आकृति मिली है। तो इससे स्पष्ट होता है कि शायद वे लोग इसकी भी पूजा करते रहे होंगे। अब एक बात यह भी बताया जा रहा है कि हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। हम उस ज़माने के लिखी हुई चीज़ों को पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि उस ज़माने की चीज़ें जो लिखी गई हैं वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी गई हैं, वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई हैं, या वर्तमान में जो भी भाषाएं चल रही हैं उन लिपियों में नहीं लिखी गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम उस समय के बारे में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में धर्म के 4 मुख्य विशेषताएं थीं। मातृशक्ति की उपासना थी, शिव की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी और पशु की पूजा होती थी। देखिए, हम भारत के मूल निवासी जिनको हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग ही यहाँ के मूल निवासी रहे हैं।
तो इतिहासकारों का मत है कि वे लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, अर्थात उस समय का जो मानव समाज था, मातृसत्तात्मक परिवार था। मातृसत्तात्मक परिवार महाभारत काल है। आप देखिएगा महाभारत अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी मातृसत्तात्मक बातें चलती हैं, जैसे कुंती हैं, उमा हैं, द्रौपदी हैं। तो ये लोग, इन लोगों का उस जमाने में प्रभुत्व है, या ये कहें कि परिवार इनके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो उसी तरीके से उस जमाने में हड़प्पा काल के लोग मातृशक्ति की उपासना करते थे। शिव जी की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। वृक्ष की पूजा होती थी। वृक्षों में बरगद का पेड़ सबसे पवित्र पेड़ माना गया था। पशुओं में सांड की पूजा होती थी। और आज भी बहुत जगह पर इन चीज़ों को मानते हैं। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आपको उस जमाने के काम धंधे के बारे में बताया जाएगा। तो काम धंधा क्या था? काम धंधा तो वही था, तांबा की खोज हो चुकी थी। तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाया जाने लगा था। और जब कांसा बनने लगा था तो इससे अनेक प्रकार के औजार भी बनने लगे, हल बनने लगे, बैलगाड़ियाँ बनने लगी। जब पहिया का आविष्कार हो गया तो बैलगाड़ियाँ बनने लगी। तो इस तरीके से हम उस ज़माने में, उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की अपेक्षा में सुंदर बर्तन भी बनाए जा रहे थे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे और नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरे को बेचते थे। अब सवाल यहाँ बेचने का आया है। तो जब बेचने की बात आ रही है तो क्या उस ज़माने में भी रुपया पैसा चलता था? क्या उस ज़माने में भी रुपया पर ही बेचा जाता था? तो आपको बता दें कि उस ज़माने में कोई रुपया पैसा नहीं चलता था। तो जब उस ज़माने में कोई रुपया पैसा नहीं चलता था तब लोग सामान कैसे खरीदते थे और कैसे बेचते थे? तो उस ज़माने के लोग वस्तु के बदले वस्तु देते थे और हर वस्तु का एक मूल्य निर्धारित हो गया था। उसी के आधार पर वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी के दांत, धातु और मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियां हैं, कुछ पर जानवरों की आकृतियां हैं, कुछ पर पौधों की आकृतियां हैं। ये व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांध करके, जैसे हम लोग सील लगाते हैं, मुहर लगाते हैं, तो वो इन लोगों का लोगो होता था, अपना उसी पर मुहर मार देते थे। क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें मेसोपोटामिया जो इराक में है वहाँ भी मिली है, जो भारत में मिली है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोगों का व्यापार इराक के मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ भी होता था। अब जब व्यापार एक देश से दूसरे देश में होता है तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। पहला तो एक देश दूसरे देश के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और आवश्यकता अनुसार नई नई चीज़ें देख करके अपने देश में भी लोग उस तरीके की चीज़ें बनाने का प्रयास करते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की जो लिखावट है वो चित्रों जैसी है और विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इस हड़प्पा काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर हम अनुमान लगा करके इसके बारे में अपनी जानकारी रखते हैं या प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति का एक लोथल क्षेत्र में मिला बंदरगाह है, तो यहाँ के घोड़े का भी यहाँ पर साक्ष्य मिला है। तो ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे, ऐसा ये यहाँ के अवशेषों से प्रतीत होता है। लोथल उस जमाने का मुख्यतः व्यापारिक केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, मुहारे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हड़प्पा काल के जितने भी खुदाई हुई है उस जमाने में युद्ध संबंधी कोई अस्त्र शस्त्र खुदाई के दरमियान नहीं मिले हैं। इससे यह स्पष्ट था कि उस समय का मानव शांतिप्रिय था और लड़ाई झगड़े इत्यादि में विश्वास नहीं रखता था। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला टॉपिक है नगरों का खत्म होना। तो आज से 4 से 5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे और ये नगर लगभग 1000 साल तक फले फूले बढ़े और फिर अचानक से नष्ट हो गए। अब सोचिए क्यों नष्ट हो गए? क्या कोई बाढ़ आ गई कि पूरा का पूरा नगर ही डूब गया, या भूकंप में पूरा का पूरा नगर तहस नहस हो गया, महामारी आ गई, आक्रमण हो गया या आग लग गई? क्या कारण रहा होगा कि पूरा नगर ही खत्म हो गया? उसी समय कहा जाता है कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत में होता है। वे चारागाह की खोज में आए थे। तो क्या आर्यों ने हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों पर आक्रमण करके उनके नगर को तबाह कर दिया, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया? ये सब इतिहास के विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब इसमें हम लोगों को अनुमान ही लगाना है। लेकिन एक चीज़ तो यह क्लियर हो गई है कि इन नगरों के समाप्त होने के बाद सैकड़ों साल तक भारत में कोई नगर नहीं बना था, कोई नगर नहीं बसा था। अर्थात जब आर्यों का आगमन होता है तो वे लोग शुरू से मतलब फिर ग्रामीण पद्धति से यहाँ पर अपना जीवन का शुरुआत करते हैं। और जो नगरों का साक्ष्य है, जो नगर थे वे समाप्त मिलते हैं और बहुत दिनों के बाद फिर नगरों का उद्भव होगा। तो अब यह आप लोग जान गए कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी बड़े शांतप्रिय थे, क्योंकि यहाँ लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत कम संख्या में मिले हैं या यूँ कहीं नहीं मिले हैं। यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी? यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा के सभ्यता के लोगों को जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती के वस्त्र भी बनाना जानते थे और कपास से ही सूती का वस्त्र बनता है। सभी भारतीय लिपियां इस समय बाएं से दाएं में लिखी जाती हैं, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है जैसे उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ, उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी दाएं से बाएं लिखाते थे। तो ये रहा हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता। अब सभ्यता शब्द के बारे में जानो। मानो सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है।
ध्यान देना, मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वो अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। योजना क्या होती है? किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना ही योजना कहलाती है। व्यापार क्या होता है? उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना ही व्यापार होता है, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि लाई जा सके। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्षों का समय होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। अगले पेज पर आइए तो आप देखेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। ये नक्शा बना हुआ है। नक्शे में देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी भी लिपि चित्रात्मक थी। जैसे हड़प्पा काल की लिपि चित्रात्मक थी, उसी तरीके से इनकी भी लिपि चित्रात्मक थी। तो ये हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, दजला फरात नदी के किनारे। पूछा जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आपको याद रखना है दजला फरात नदी के किनारे पर विकसित हुई। इनकी लिपि कैसी थी? तो इनकी भी लिपि चित्रात्मक थी। इसके बाद दूसरी सभ्यता है मिस्र सभ्यता। ये भी 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली है सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, 5000 ईसा पूर्व से 2000। और हमारी जो सभ्यता फैली है वो 2500 से 1520, यानी जो हमारी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इनके बाद की सभ्यता है। तो मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। ये भी ध्यान दीजिए, मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। पूछा जाता है नील नदी का वरदान, तो मिस्र सभ्यता, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और मिस्र में ही शवों को संरक्षित करने के लिए उस जमाने में भी नाइट्रोन की खोज हो चुकी होगी। तो नाइट्रोन का लेप लगा करके पतले कपड़े से पूरे शरीर को ढका जाता था और उस शरीर को हम मम्मी कहते हैं और उसको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। ये विश्व का एक आश्चर्य ही माना जाता है। तो पिरामिड, ये सामान्य लोग थोड़े पिरामिड में अपना रखते थे। अरे पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र मिले हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां हमको मिलती हैं। आगे ये देखो क्रीट सभ्यता है, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में है। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। क्रीट सभ्यता ये कहाँ पर विकसित हुई है? तो भूमध्य सागर के किनारे। मिस्र सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? दजला फरात नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? सिंधु नदी के किनारे। इतनी बात क्लियर हुई। चीन सभ्यता, यह लगभग 2500 ईसा पूर्व, यानी जिस समय हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय चीन में भी सभ्यता थी। तो यह सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन ने किया था। ये बात हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले कागज का आविष्कार किसने किया था? तो चीन ने किया था। तो ये रहा हम लोगों का नदी घाटी की सभ्यताएं, हड़प्पा कालीन सभ्यता, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं।